आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। बस अमिता जी, जो भी आपने सीखा अदब की दुनिया के बारे में वो अपने वालिद से सीखा, उन्हीं की वजह से आपका तारुफ इस दुनिया से हुआ। कब आपका राब्ता शेर व शायरी से हुआ, गज़लों से हुआ? ये सच है कि गज़लों से मेरा जो पहला कदम उनकी तरफ बढ़ा वो मेरे वालिद साहब की वजह से हुआ। हमारे बचपन में हमारी तरबियत, हमारी परवरिश का हिस्सा गज़ल हमेशा रही है और इसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही पसंद करते थे गज़ल को, शायरी को। एक्चुअली उनको जो कमांड थी उर्दू लैंग्वेज पर वो कमाल थी। तो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल लेकर हम जाते थे उनके पास, कुछ पूछते थे तो उनका जवाब होता था एक शेर और कहते थे जाओ इसको सोचो इसके बारे में और फिर आओ तो जवाब मिल जाएगा। तो ये मेरा पहला कदम था शायरी की तरफ। और फिर धीरे धीरे इतना नशा सा होने लगा कि किस तरह दो मिसरों में एक कितनी बड़ी बात समा जाती है। तो मैंने जो मुझे अच्छे लगते थे शेर वो डायरी में लिखने शुरू कर दिए और ये हमारा पहला कदम था। जब से आपने लिखने की शुरुआत की तो वो आपकी उम्र क्या थी और क्या आपने पहली बार क्या लिखा था, क्या आपको याद है? भाई आप तो बहुत ही पेचीदा सवाल पूछ रही हैं क्योंकि मुझे कितने सालों पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरी पहली मेमोरी है एक छोटी सी आज़ाद नज़्म की जो उन्वान हमें हमारे टीचर ने दिया था। आई थिंक अब 100% मुझे याद नहीं लेकिन 6th या 7th क्लास में था और वो उन्वान बड़ा सीधा साधा था, मुस्कुराहटें। अच्छा। तो उस पर हम सबको कुछ लिखना था, पूरी क्लास को। और इस तरह से ये मेरा लिखने में जो सबसे पहला एक्सपीरियंस मुझे याद आता है वो यही है। और मैं उस कंपटीशन में जीती भी थी तो भूलता नहीं है ये कि कितना अच्छा लगा था और हमारे टीचर ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा लिखते हो। लेकिन पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा दिलाता है हमारा समाज, हमारी फैमिली, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नंबर भी लाने होते हैं। तो ये होता था कि पढ़ने में वक्त ज़्यादा जाता था, होमवर्क करो, किताबें। और ये जो हमारा एक पैशन था ये वीकेंड पैशन हो गया कि अच्छा, कभी सैटरडे संडे इस तरह से कुछ कहीं सुन लें, कहीं पढ़ लें। और मैं आपसे बताऊं कि मेरा जो ज़्यादा क्लोज राब्ता हुआ शायरी से उसका जरिया तो मेरे विविध भारती का पैशन था। मैं विविध भारती पर गाने सुनती थी घंटों और उस्ताद लोग शायरी करते थे उन दिनों में। फिल्मी दुनिया में भी जो गाने थे बहुत ही मयार वाले थे। मजरूह साहब को सुना, जाहिर साहब को सुना, नक्श लैलपुरी साहब को सुना और एक जो बहुत ज्यादा नाम सुनने में नहीं आता बिहारी साहब का। इतने मकबूल गाने थे उनकी, इतनी उम्दा शायरी थी। तो उन सबको मैं घंटों सुनती रहती थी और दिल से याद करती थी। ये भी एक जरिया था मुझे शायरी के और नजदीक ले जाने का। ये तो आपका जो स्कूल का दौर था ये उस दौर में हो रहा था कि आप शायरों को पढ़ रही थी, शायरी को समझ रही थी। लेकिन क्या पढ़ाई के दौरान ही आपने ये सोच लिया था कि आगे इस फील्ड में मुझे कुछ करना है? आई नेवर डिसाइडेड। ये कोई डिसीजन लिया नहीं गया। मुझे लगता है ये जो एक बड़ी खास सलाहियत तुम आती है किसी में भी, ये ऊपर वाले की देन है। हम प्लान नहीं करते और शायरी कभी सोचकर नहीं की जाती। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सोचा कि मैं बड़े होकर शायरा बनूंगी। ये दिल में जो जज्बात थे उन्हें एक्सप्रेस करने का एक मीडियम था जो धीरे धीरे जिसकी मुझे आदत पड़ती गई, फिर वो आदत नशे में बदल गई। मगर शौक था, एक पैशन था। प्रोफेशन होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। तो मुझे लगता है शायरी तो तब करता है शख्स जब कोई आमद होती है, आप सोचकर नहीं लिखते। जैसे आपने कहा कि शायरी जो है वो प्लान करके नहीं की जाती। बेशक। तो अगर इसी की बात करें तो जो भी शायर है उसको कुछ भी अच्छा लिखने के लिए क्या चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकती हूँ। इतने माहिर लोग, इतने गुणी लोग बाहर बैठे हैं जो सुनेंगे। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो अपने दिल की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गज़ल ख़ास तौर पर जो सिंफ है वो हमारे जज्बात की तर्जुमानी है, ये मेरा मानना है। और अगर हम अपने जज्बात के साथ ही नहीं जुड़े तो गज़ल क्या कहेंगे। और फिर अगर हमने गज़ल कही और वो किसी और के जज्बात के साथ ना जुड़े, दिलों तक ना जाए, तो वो गज़ल नहीं है। तो एक ये ईमानदारी कि हम खुद को समझें और दूसरों के जज्बात भी समझें, एक हसास तबीयत का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उर्दू ज़बान को समझना,
लिखना, पढ़ना और शायरी की जो पाबंदियां हैं उसको समझना और कोशिश करना कि हम उन पाबंदियों में गिरफ्त होकर अपनी सोच को ना डुबो दें, तो अपनी सोच को भी कायम रखना। आपसे और भी बातें करेंगे क्योंकि बात हो रही है शेर व शायरी की। जी। वापस आएंगे और आपसे कोई गजल या आपका कोई पसंदीदा कलाम जरूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। जैसे आज हम बात कर रहे हैं शेर व शायरी की। लिखने के लिए बहुत जरूरी है अच्छा पढ़ना। तो आपने किन लोगों को पढ़ा, किन को पढ़कर आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, कौन सा कलाम आपको ज्यादा पसंद है? जब मैं बड़ी हुई और लोगों के साथ जुड़ी, जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा एम्पैथी का, दूसरे के दर्द को समझना जी, उस वक्त मुझे याद है कि मुझे फैज साहब की शायरी बहुत पसंद आने लगी, क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए आवाज उठाई है। और जब मैं साइकोलॉजिस्ट बन रही थी उस वक्त मुझे फैज साहब की शायरी की अहमियत ज्यादा महसूस होने लगी। जब क्लिनिक में अगर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रही हूँ जो एहसास कमतरी का शिकार हैं, जो कुछ कह नहीं पाते, अपने लिए बोल नहीं पाते, तो वो एक मिसरा फैज साहब का, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, वो मुझे एक मोटिवेट करता था कि मैं उनके अंदर एक ये ताकत ला पाऊं अपने साइकोलॉजी के माध्यम से। मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर रहे हैं नासिर काज़मी साहब, और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ज़बान की जो आसानियत हमारे सामने दी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझ पर असर रहा है वो दाग दहलवी साहब की ट्रेडिशन का रहा है। अच्छा। उसमें से सबसे पहली बात है बहुत ही बेबाक अंदाज से सच बोल देना, मगर थोड़े मुलायम अंदाज से कि वो सच किसी को दुख ना दे, मगर कह देना। और ये कहीं कहीं आपको मेरी शायरी में नजर आएगा। मिसाल के तौर पे एक शेर सुनाती हूँ जो मेरा ही कहा हुआ है। तो शेर पेश है कि लबों पे इश्क का दावा, हजार दिल में शुकूक, लबों पे इश्क का दावा, हजार दिल में शकूक, क्या इस तरह भी मोहब्बत निभाई जाती है? तो इस बेबाक अंदाज से सवाल करना। एक और चीज मैंने सीखी उनकी ट्रेडिशन से, और वो था कि शेर में रवानी होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, मिसरा बोलता हुआ हो। और उसका मुझे ये फायदा हुआ कि जो गाते हैं गजलें, उन्होंने कहा कि आपकी शायरी में म्यूजिकलिटी है, तो उसका क्रेडिट भी मैं दाग साहब की ट्रेडिशन को दूंगी कि वो रवानियत हो। और एक नाम जरूर और लूंगी, और वो है जॉन एलिया साहब का। मैं जॉन एलिया साहब को पढ़ा और उसमें एक चीज जो वाज़ेह तौर पे सामने आती है वो ये कि वो बेबाक भी हैं। जो मैंने नासिर काज़मी साहब की शायरी से सीखा, एक आसानियत भी है ज़बान में और तेवर भी हैं, और एक बहुत ही गहरे लेवल की सच्चाई है जिसे वो बड़ी आसानियत से कह जाते हैं। एक महबूब है, उसे लेकर हम तड़प रहे हैं, उसे हम पा नहीं सकते। एक सादा सा शेर जो ये बड़े सादा बयानी में एक कितनी गहरी बात कहता है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। अच्छा। तो मुझे लगता है कि कितने ही लोगों के एहसासात एक शेर में समा जाते हैं, और जब एक शेर जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचता है वो उतना ही मकबूल है। एक और शेर ने मुझे इन दिनों में रसूल साहब का शेर है जो ज़बान की आसानियत को सामने लाता है, लेकिन गहराई इतनी कि समझने में लोगों को वक्त लग जाए। तो वो रसूल साहब का शेर है कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। अब आप बताएं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, कुछ नहीं, अब इस शेर को समझने में जिंदगी लग सकती है। आपकी तवज्जो अपने महबूब की तरफ है या खुदा की तरफ है, इबादत में आप डूबे हुए हैं, हर जगह ये शेर काम करता है। तो मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी लिख ना पाती अगर जिंदगी में मैंने पढ़ा ना होता। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबको पढ़ते रहना चाहिए। अलग अलग शायर, उनकी अप्रोच अलग है, उनके मौजू अलग हैं, और हर शेर से हम कुछ सीखते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद एक अपने आप को अंदर की तरफ ले जाना, अपनी तरफ ले जाना, और अपने दिल से पूछना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये भी जरूरी है। आपका इसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बज़्म। एक जुमला मेरे दिल के बहुत करीब है।
मैं समझती हूँ कि मैं अपना जवाब उस जुमले से शुरू करूँगी कि हकीकत सपनों की मोहताज होती है। हम सपने देखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं तो कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। मेरी बज़्म भी मेरे एक सपने से ही शुरू हुई और वो सपना था कि आज के दौर में भी गज़ल मुझे हर सिमत नजर आए, मैं सुन सकूं, और वो हो नहीं रहा था। देखिए, हिंदी सिनेमा का जो मयार था, वहाँ जो शायरी होती थी, जो लिरिक्स लिखे जाते थे, और मुझे अहमियत थी गजलों की, शायरी की, वो शायद अब कम हो गई है। बेशक। और वो एक ऐसा दौर था जब मुशायरे में अपना कलाम सुनाने वाले शायर और फिल्मों में लिखने वाले शायर एक ही लेवल के होते थे। और इसमें बहुत बड़ा रोल कैफी आज़मी साहब का रहा। रेडियो सुनना तो बंद कर दिया, फिल्मी गाने सुनना बंद कर दिया मैंने, और मन करता था कि कोई ऐसी महफिल हो जहां हम जाएं और रिवायती तौर पे गज़ल गाई जाए, सारंगी हो, इसराज हो, तबला हो, हारमोनियम हो, कितना मज़ा आए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रही थी, पर शायद मेरा एक सपना था जिसमें मुझे कुछ और चाहिए था। और ये मैंने सीखा कि ज़िंदगी से कि सिर्फ कहना कि क्या चाहिए काफ़ी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम चाहते हैं उसमें हम अपना भी इनपुट दें। तो इस छोटे से सपने से बज़्म हुई तैयार, और 2009 में सबसे पहली बज़्म मैंने की थी राधिका चोपड़ा के साथ। अच्छा। जो प्रोग्राम्स तो करती थी उस वक्त भी, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने उन्हें दिया था जिसमें कोई फिल्मी गाना नहीं था, सिर्फ गज़लें। हमने बैठकर इंतखाब किया, बहुत से शायर उसमें गाए गए और एक महफिली अंदाज क्रिएट करा, क्योंकि जो पहला प्रोग्राम होता है ना, वो एक तरह से बताता है लोगों को कि ये शाम कैसी हुआ करेगी। तो वो एक महफिली अंदाज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उन्हें पूछा कि अच्छा, जब आप गाती हैं तो आपको ऐसी क्या चीज़ चाहिए होती है कि मूड बना रहे? तो राधिका ने कहा कि मुझे रजनीगंधा फूल बहुत पसंद है, उनकी महक बहुत पसंद है। तो उस मूड को बरकरार रखने के लिए मैंने उनके पीछे एक बड़ी सी रजनीगंधा की चादर बना के लटका दी कि वो महक आती रहे और आर्टिस्ट का मूड बना रहे। तो ये एक ऐसी शाम है जिसमें हम रिवायती अंदाज जो गज़लों का है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और भी चीज़ें जानेंगे आपसे बज़्म के बारे में, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। जिस तरह से आप बता रही थी कि बज़्म की शुरुआत कैसे हुई, किस थॉट के साथ हुई, एक जो मिशन है बज़्म का, वो क्या है? बज़्म का मिशन है रिवायती गज़ल को बरकरार रखना, लेकिन इसके अलावा बज़्म जनरेशन नेक्स्ट भी करती हूँ मैं। जब मुझे कोई नई नस्ल के बच्चे गज़ल की तरफ रुझान रखते हुए मिलते हैं, जिन्हें क्लासिकल म्यूज़िक तो आता है मगर वो अपनी नॉलेज को गज़ल गायकी में अच्छी तरह ढाल पाते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बज़्म के प्लेटफॉर्म और मंच पर बहुत कलाकारों ने अपना गज़ल गायकी का मुजाहिरा किया और बहुत ही मेरा सपोर्ट किया मुझे मेरी इस मिशन में। उसमें नाम शामिल हैं शांति हीरानंद जी का, हरिहरन जी का, तलत अजीज़ साहब का, चंदन दास जी का, बहुत सारे नाम हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब की कि उन्होंने इस मंच पर आकर गज़ल के साथ जुड़कर मेरे साथ पूरा सपोर्ट किया, कोऑपरेशन किया। जैसे आपने बताया बज़्म के साथ आप नई जनरेशन को भी जोड़ने का काम कर रही हैं, तो आपकी अपनी राय क्या है जब आप आज का दौर देखती हैं, नई जनरेशन को देखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी दिलचस्पी शेर व शायरी में है या गज़लों में है? दिलचस्पी तो है, मगर कुछ मुश्किलात हैं। इस दौर में जो चीज़ बिकती नहीं है वो बच्चे सीखना नहीं चाहते। और मैं बहुत खुश हूँ ये आपको बताते हुए कि बज़्म के प्लेटफॉर्म के लिए मुझे हर रोज़ कितने ही यंग कलाकार गज़लें गा के भेजते हैं। अच्छा। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम एक ही स्टेज बनाते हैं तो उन बच्चों को ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे पास गज़ल का प्लेटफॉर्म है, लोग इसे सुनते हैं। और मैं कहती हूँ कि हर शख्स को ये चाहिए कि गज़ल की खिदमत में
अपने अपने दायरे में जो कर सकते हैं करें। जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और शायरा भी हैं, अगर हम बतौर औरत बात करें तो औरत की बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो क्या ये जो आपके काम हैं, इन कामों को क्या आप उन जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस कर पाती हैं, या वो जिम्मेदारियां कभी इस काम के आड़े भी आ जाती हैं? आई थिंक ये एक ऐसा मसला है जो हर खातून उसको हैंडल करती है, उससे मुखातिब होना ही पड़ता है। और ये सिर्फ शायरी को लेकर नहीं, मुझे लगता है कि औरत की ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसे जेंडर रोल मिला हुआ है हमारे माशरे में, वो उसमें बदलाव आया तो है, लेकिन अभी हमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि उस बदलाव को सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर ले। अब ये तो कह दिया हमें कि आप जाएं, काम करें, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने ये देखा है, जब मेरे साथ बात करते हैं लोग मेरे क्लिनिक में, कि वो घर आती है तो उसकी घर की जिम्मेदारियों में कोई डाइल्यूशन नहीं है। तो बैलेंस करना ये सिर्फ एक औरत का काम नहीं है, करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ा। लेकिन मैं समझती हूँ कि मतलब ये कहना कि आप काम करें और शायरी भी करें लेकिन बाकी जिम्मेदारियां वहीं की वहीं हैं, उससे मुझे एक अपना ही शेर याद आ रहा है, इजाजत हो तो सुनाती हूँ। शेर है कि आसमां देने का है दोस्त, दिखावा मत कर। आसमां देने का है दोस्त, दिखावा मत कर, मुझको उड़ने की इजाजत, तू तहे दाम ना दे। तो रिश्तों का जाल, समाज के जो उसूल हैं उनका जाल बिछाकर कहते हैं लो बेटा उड़ो। ये सोसाइटी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। बतौर साइकोलॉजिस्ट आप लोगों की गहराई को समझती हैं, बतौर शायरा आप लोगों के इमोशंस को समझती हैं, तो क्या ये दोनों चीज़ें जब आप कुछ लिख रही होती है तो काम आती हैं? मुझे कुछ ऐसा गैप महसूस नहीं होता साइकोलॉजिस्ट होने में और शायरा होने में, और उसकी वजह यह है कि दोनों फील्ड में मैं अपने जज्बात, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने ख्यालात का इजहार करती हूँ। ज़बान अलग है। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे इश्क, मोहब्बत, रिश्तों, जज्बात के बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता है। एक ज़माने में सुनने में आता था कि जिसने इश्क और मोहब्बत के बारे में नहीं लिखा वो मुकम्मल शायर हो ही नहीं सकता, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो उस दुनिया के बारे में तो मुझे साइकोलॉजी ने बहुत कुछ सिखाया। उसकी झलक, उसकी अक्कासी मेरी शायरी में भी है। जैसे कि कपल्स थेरेपी में हम बात करते हैं, एक कपल आता है, कहते हैं हमारी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें ना समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, हम खुश नहीं हैं। अच्छा। अब इस तरह की रिफ्लेक्शन मुझे अपने एक शेर याद आ रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। कह भी दूँ हाल दिल अगर शायद, कह भी दूँ हाल दिल अगर शायद, उन पे हो जाए कुछ असर शायद। अब यहाँ ये जो रदीफ है, ये आपके अंदर की एक कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर करती है। रदीफ से पहले का टुकड़ा आपकी ख्वाहिश, आप जो करना चाह रहे हैं उसको बयान करता है। और इसका अगला शेर देखिए जो उस कपल के बारे में है, जिसका मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। वैसे तो फासला नहीं कोई, वैसे तो फासला नहीं कोई, कश्मकश है अगर मगर शायद। तो उस रिश्ते के वो बयान करते हैं वो कि इसमें कश्मकश भी है, अगर मगर भी है, शायद भी है, मगर फासला तो नहीं। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट अब मैं क्लिनिक में भी देखती हूँ और वो शेर में भी तब्दील हो जाती है। तो ये एक बहुत हसीन इम्तिजाज है नफ्सियाती मामलात का और शेर व शायरी का। अगर गज़ल की बात करें तो गज़ल को लेकर के आपकी क्या फिक्र है? ये सवाल बहुत ही अहम है, बहुत रेलेवेंट है आज के दौर में। मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक ओपिनियन दे रही हूँ कि मैंने जब लोगों को देखा है एज अ साइकोलॉजिस्ट, जो गज़ल को जानते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और जो नहीं, उनके एक शख्सियत में ही कुछ फ़र्क आ जाता है। एक बड़ी हसास तबीयत के हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, गोल पत्थर की तरह शायद। लेकिन अब वो उन तक पहुंचे या ना पहुंचे ये फिक्र है, या वो गज़ल तक पहुंचे, उर्दू पोइट्री तक पहुंचे ना पहुंचे ये फिक्र है। और मुझे लगता है कि हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हर शख्स अगर अपना एक छोटा छोटा भी एक्शन करे तो वो फिक्र दूर हो सकती है। तो इस सिलसिले में बाज़न तो एक प्लेटफॉर्म माशाल्लाह लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है।
लेकिन मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा मन है एक प्रोग्राम जिसे मैंने आईना गज़ल का नाम दिया है, जो गज़ल गायकी के लिए मैं एक वर्कशॉप्स रखना चाहती हूँ, जिसमें जो सीख चुके हैं क्लासिकल सिंगिंग वो गज़ल के अंदाज को समझें, गज़ल को समझें और फिर गज़ल गायकी क्लासिकल गायकी से कैसे फ़र्क है। तो एक तो ये वर्कशॉप्स में कुछ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। उसके अलावा एक बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम मेरे दिल में है, जिसकी एक एपिसोड मैंने बना रखा है, अभी मार्केट में नहीं आया। अच्छा। उसका टाइटल हमने रखा है शायराना गुफ्तगू का सिलसिला, जिसमें मेरी कोशिश है कि जिंदगी से जुड़े मसाइल जो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, जो नफ्सियाती मामलात हैं, आवाम के दिलों से जुड़े हैं या उनको तकलीफ देते हैं, उनको उठाऊं और उनका जवाब कुछ चुनिंदा शेरों के माध्यम से दूं। मिसाल के तौर पर जब रिश्ते टूटते हैं, प्यार मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ता, उस वक्त लोग सोचते हैं कि भाई हम क्या करें। तो वहाँ आकर मैं साहिर साहब की जो एक मिसरा है उसको लेकर वहाँ कुछ एक केस बनाती हूँ कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, या फिर मैं जो अनिलिया साहब को कोट करती हूँ कि नया एक रिश्ता, नया एक रब्त पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। तो यहाँ साइकोलॉजी और शायरी दोनों को मिलाकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, वो भी लोगों के दिलों तक पहुंचे जी। और उसके अलावा गज़ल गायकी के कॉम्पिटिशन्स को डिफरेंट कॉलेजेस तक ले जाने की भी मेरी एक प्लान बन रही है। तो ये कुछ प्लान्स हैं और आप दुआओं में रखें जी कि ये परवान चढ़े। जी ज़रूर, हम यही दुआ करेंगे कि आपकी जो भी प्लानिंग्स है, जो भी आप आगे कुछ नया करना चाह रही हैं, उसमें आपको कामयाबी हासिल हो। आपका यहाँ आने के लिए, तमाम बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो ये थी शायरा डॉक्टर अमिता परशुराम। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।